माय डियर चिल्ड्रेन एंड गार्जियंस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब बखैर होंगे। एक बार फिर से यूट्यूब पर 8वीं कक्षा के पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो में आपका वेलकम है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर देने से ये जो ग्रुप है पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में अगर गिनती के ऋणात्मक को भी शामिल कर दें, यदि जो ये गिनती की संख्या है, ये जो प्राकृत संख्या है, इसके ऋणात्मक को भी शामिल कर दें तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ये पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और pq क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर ना हो। इतनी जानकारी हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने प्राप्त कर ली थी। जिस किसी ने अभी तक जो है कि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट, वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें। उसमें मैंने जो है कि संख्याओं के विभिन्न गुणधर्म में से पहले गुणधर्म को हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे गुणधर्म के बारे में। क्रम विनिमेयता को समझने के लिए आइए आसानी के लिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्या लेते हैं। इसी के माध्यम से हम समझ जाएंगे भाई क्रम विनिमेयता क्या है। इसके एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। क्रम विनिमेयता क्या है? हम इसमें से कोई दो प्राकृत संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 2 + 4। अब इसके क्रम को बदलेंगे, 4 + 2 लिखेंगे। 2 + 4 = 8 होता है और 4 + 2 भी 8 ही होता है। तो ये किसके लिए है? ऐड के लिए है, यानी प्लस के लिए है। यानी प्राकृत संख्या का जब हम क्रम बदलते हैं जोड़ के अंतर्गत, तो हम पाते हैं कि आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत क्या है? क्रम विनिमय है। अब अगर सब की बात करें, कोई लिजिए आप 3 - 5 कीजिए और इसी को लिखिए 5 - 3। तो 3 - 5 आपको आता है -2 और 5 - 3 आता है आपको 2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राकृत संख्या के जब हम क्रम विनिमय करते हैं, यानी जब इसके क्रम को बदलते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक जगह -2 आता है और एक जगह 2 आता है। इसका मतलब जो है कि प्राकृत संख्या घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, यानी इसके क्रम बदलने से आंसर बदल जाते हैं। गुणा में देखते हैं, दो प्राकृत संख्या लिए, 3 × 2 कीजिए और फिर 2 × 3 कीजिए, तो ये 6 आता है और ये भी 6 आता है। यानी ये क्या है जी? एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या जो है कि गुणन में क्या है? क्रम विनिमय है। भाग करके देखिए, 4/2 कीजिए और 2/4 कीजिए। एक जगह आपको
2 आता है और एक जगह 1/2 आता है। तो ये भी क्या है जी, बराबर नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्या जो है कि भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। आइए इस चार्ट के माध्यम से जल्दी से समझ जाते हैं। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत जब उसका क्रम बदलते हैं तो वो क्रम विनिमय हो जाता है, लेकिन सब में यानी घटाव में उसका क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी आंसर अलग अलग आता है क्रम बदलने पर। मल्टीप्लिकेशन में आंसर बराबर आता है दोनों तरफ, और डिवाइड में भी आंसर बराबर नहीं आता है। ठीक है, क्रम विनिमय जो है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, पूर्णांक भी क्रम विनिमय है और परिमेय संख्या भी क्रम विनिमय है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए। आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक परिमेय संख्या -1/2 + 1/4 ले लेते हैं। क्या देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर होता है इसका क्रम बदलने पर? चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे 4 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 2 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 एकन 2 -2 प्लस 4 एकन 4 तो 1 आएगा। 2 - 1 = -1/4 आता है। इसका क्रम बदल करके देखते हैं, 1/4 प्लस -1/2। फोर टू का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो 4 एकन 4, 4 को भाग देंगे 4 से तो 1 आएगा। 1 × 1 1 प्लस 2 दूनी 4 2 -2। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 2 में 1 गया 1 इक्वल टू -1/4। तो यहाँ पे देखिए जो पहले क्रम में -1/4 आया था और दूसरे क्रम में भी क्रम बदलने के बाद भी -1/4 आता है। इसका मतलब जो कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। उसी तरह से हमने देखा कि प्राकृत संख्या जो घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, और पूर्ण संख्या भी क्रम विनिमय नहीं है, पूर्णांक भी क्रम विनिमय नहीं है, और परिमेय संख्या भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए परिमेय संख्या का। यही एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 -1/4, और इसको देखते हैं क्या ये बराबर होते हैं क्रम बदलने के बाद। 1/4 -1/2, 2 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो 2 दूनी 4 2 2 एकन 2 -1। ठीक है, तो 2 में 1 गया 1/4। इधर लेते हैं 4 2 का एलसीएम 4, 4 एकन 4 1 1 गुना 1 1 माइनस 2 दूनी 4 2 2 एकन 2। ठीक है, 2 में 1 गया -1/2। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो परिमेय संख्या है वो घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे कि गुणन में क्रम विनिमय है, बिल्कुल ये भी है, हाँ ये भी है, और परिमेय संख्या भी क्रम विनिमय है। यानी जब भी आप कोई दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा कीजिएगा तो आपको उसके क्रम बदलने पर भी आंसर आपको बराबर आएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। अब भाग के अंतर्गत देखें तो हमने देख चुके हैं प्राकृत संख्या में जो है कि क्रम बदलने पर यह क्रम विनिमय नहीं रहता है, यानी क्रम बदलने पर इसका आंसर अलग अलग आता है। उसी तरह से पूर्ण संख्या का भी वही बात होगा, और पूर्णांक का भी वही बात होगा, और परिमेय संख्या का भी वही बात होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी।
चलिए हम एक पूर्ण संख्या का लेते हैं गुना के अंतर्गत। जैसे अगर हम पूर्ण संख्या लेते हैं कोई 0 इंटू 4 करते हैं, सॉरी भाग के अंतर्गत देखना है। 0 भाग अगर आप 0 भागा आप 2 करें तो ये 0 आएगा, लेकिन जब आप 2 भागा 0 करेंगे तो ये अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए सहचर्य गुण के लिए क्या होता है। प्राकृत संख्या के लिए और प्लस के लिए लेते हैं, तो हम यहाँ पे 3 संख्या लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, एक बार और लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसका ग्रुपिंग करते हैं। पहले हम a प्लस बी को जोड़ करके जो आंसर आएगा उसको c से जोड़ देंगे। दूसरी तरफ b प्लस सी को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा उसको a के साथ जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। इधर भी लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। जब हम इन दोनों की आपस में ग्रुपिंग करते हैं और इधर इन दोनों की आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो 2 1 3 प्लस 3, इधर 1 प्लस 3 2 5, 3 3 6, इधर भी देखेंगे आपका 5 1 6। तो हम ये कहेंगे कि जब हम किसी भी प्राकृत संख्या को जोड़ के अंतर्गत जब हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे यानी सहचर्य नियम लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ग्रुपिंग करने के बाद भी आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। तो हम ये कहेंगे क्या, प्राकृत संख्या जो है कि सहचर्यता के अंतर्गत योग के अंतर्गत सहचर्य है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सहचर्य है। अब इसके घटा के अंतर्गत देखें, चलिए एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3। जब हम इसकी ग्रुपिंग करें तो पहले हम इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, फिर जो है कि इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 1 3 माइनस 3 तो बराबर कितना आता है 1। ठीक है, ओ सॉरी 0, 3 माइनस, सॉरी फिर से एग्जांपल लेते हैं। जब हम ग्रुपिंग करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 और फिर लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3, इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग करते हैं और फिर इन दोनों की और इन दोनों की करते हैं। तो इधर देखिए 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन किसका 1 बचेगा जी, -1 बचेगा। फिर -1 में -3 जब हम घटाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ करके -4 बन जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 3 में 2 जाएगा तो इधर पहले 1 माइनस लिख देते हैं और 3 में 2 गया तो क्या बचा -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि आंसर में बदलाव आ जाता है। तो प्राकृत संख्या जो है वो घटाव के अंतर्गत सहचर्य नहीं है, यानी क्रम बदलने पर ग्रुपिंग करने पर जो है कि इसका आंसर में भी बदलाव आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है कि सहचर्य नहीं है। ठीक है, गुना के अंतर्गत देखें, हम लेते हैं कोई एग्जांपल, 1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, फिर इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1 तो 2 हुआ, इंटू 3 इज इक्वल टू
6। इसका करके देखें, 1 इंटू 3 दूना 6, 6 कन 6। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसको ग्रुपिंग करने पर इसके आंसर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है जी, साहचर्य है ना। हम बोलेंगे हाँ ये साहचर्य है। भाग के अंतर्गत देखें तो नहीं। सिंपल से एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 8 भाग 4 भाग 2, फिर इसी को लेते हैं 8 भाग 4 भाग 2। ठीक है, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं। 8 भाग 4 तो कितना आएगा जी, 2 भाग 2 बराबर 2 भाग में 2 से 2 को भाग 2 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इधर करते हैं 8 भाग 4 भागा 2 हुआ, और 8 को 2 बार भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4। तो आंसर में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। इसका मतलब साहचर्य ये नहीं है। तो आप इस तरह से एग्जांपल लीजिएगा। जो पैटर्न जो है, जो प्राकृतिक संख्या केस में आई है केस में, वही सभी तरह की संख्याओं में आएगी। मतलब कि ये साहचर्य होगा, ये भी योग के अंतर्गत साहचर्य होगा, ये भी योग के अंतर्गत साहचर्य होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। आपको जो है कि एक एक एग्जाम्पल अपने दिमाग से लेना है और इनको करना है। बहुत ही आसान है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म थे, तीनों गुणधर्म मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके आप देखें और बैक रिवर्स जा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। अब जो है कि 1-2 छोटे छोटे बेसिक्स और रह चुके हैं। इसको समझा देने के बाद मैं 5-6 मिनट में से समझा दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद ब खुद बनाने लगेंगे। 1-2 उदाहरण मैं कर दूंगा। तो आइए, अब जो अगला टॉपिक है वो है शून्य तथा 1 की भूमिका। 0 और 1 की क्या भूमिका होती है जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग करने में, तो वो हम देखेंगे। हम जानते हैं कि 0 को किसी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक संख्या से जोड़िएगा तो वही संख्या प्राप्त होगी जो यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या होती है। और अगर 0 से छोटी संख्या भी इसमें ऐड करें तो भी आपको 0 से छोटी ही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में, चाहे पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में या परिमेय संख्या में, शून्य को जब जोड़ा जाता है तो योगफल फिर वही संख्या आ जाती है। ठीक है, लेकिन गुना में अगर हम देखें तो 0 को किसी भी संख्या से जब गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या से आप अगर 0 को गुना कीजिएगा, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो पूरी संख्या को क्या कर देती है, 0 कर देती है। अगर हम 1 की बात करें तो गुना के अंतर्गत किसी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या से गुना करने पर फिर वही संख्या आ जाती है। 1 से गुना करने पर कोई परिमेय संख्या को भी अगर आप गुना 1 कीजिएगा तो भी आपको परिमेय संख्या वही आ जाएगी जो आपने लिया है। ठीक है, तो ये थी आपको शून्य तथा 1 की भूमिका। ये छोटी सी बात है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं?
ऐसी कोई दो संख्या जिसका योग करने पर शून्य आ जाए तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो ये एक संख्या दूसरी संख्या का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे आपसे पूछे कि -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +1 होगा। कोई पूछ ले भाई +1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 होगा। आपसे कोई पूछे कि भाई 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें ऐसा क्या योग करेंगे जो है कि इसको शून्य के बराबर कर दे, तो इसमें आपको -3/2 ऐड करना होगा, तब जाके ये शून्य के बराबर होगा। ठीक है, जैसे आप करिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 3/2, दो कैल्शियम लीजिए, 2 होगा, 2 को एक बार पढ़ेंगे, 3 - 3 = 0/2, तो बराबर 0। तो योज्य प्रतिलोम का कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी दो संख्या जिसका योग शून्य हो जाए, जब किसी दो संख्या का योग शून्य हो जाता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। -3/2 का योज्य प्रतिलोम कौन है, तो 3/2 है। 3/2 का योज्य प्रतिलोम कौन है, तो -3/2 है। सिर्फ 2 का योज्य प्रतिलोम कौन है, तो -2 है, क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ योज्य प्रतिलोम। अब अगली टॉपिक है व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। जब किसी दो संख्या का गुणनफल 1 हो जाए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाती है, व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर 1 आता है। ठीक है, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, बोलिए, 4/3 है ना, क्योंकि ये 3 ये 4, तो 1/1, तो बराबर 1 हुआ। यानी व्युत्क्रम उसको कहते हैं वैसी दो संख्या जिसको आपस में गुणा करने पर गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए। गुणनफल कितना है, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, व्युत्क्रम, तो इसका क्या होगा, 2/3 होगा, 2/-3 है ना। यानी जस्ट इसका उल्टा से इसका गुना कर देंगे, इसको पलट करके गुना कर देंगे। सिर्फ 3 का कौन होगा जी, 1/3 है ना। तो इस 3 का जो व्युत्क्रम क्या है, 1/3 है। 1/3 का व्युत्क्रम कौन है, 3 है, क्योंकि इसको गुना करने पर 1 आता है और इसको भी गुना करने पर 1 आता है। तो योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम, इन दोनों में फ़र्क आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। योज्य प्रतिलोम उसको कहते हैं जब किसी दो संख्या को आपस में जब योग करते हैं तो उसका जो योगफल है वो शून्य हो जाता है, यानी 0, उसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, और व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं कि जब किसी दो संख्या को आपस में गुना करने पर गुणनफल 1 आए, कितना है, गुणनफल 1 आए, तो उसे व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये एक आखिरी नियम है, इसको समझ लेने के बाद आपका बेसिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो आइए वितरण नियम। वितरण नियम से आप समझ सकते हैं कि वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो आइए वितरण नियम कैसे लागू होता है उसको देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे गुना के संदर्भ में भी देखते हैं, घटा के अंतर्गत। ठीक है, -3/5 को सबसे पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, -3/5 को पहले इससे गुना करेंगे, फिर -3/5 को इससे गुना करेंगे। ठीक है, -3/5 × 3/6। ठीक है, या माइनस देंगे। उसके बाद फिर -3/5 को गुना करेंगे 4/12 से।
ठीक है, आइए देखते हैं। 3 तिया 9, 6 पंचे 30 माइनस 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखिए -9/30 माइनस इंटू माइनस प्लस 12/60। अब क्या करेंगे, 30 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 30 दूना 60, 2 9 दूनी 18 प्लस 60 एकड़ 60 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, -6/60, 6 दाही 60। तो आंसर कितना आया, -1/10। इसको आप सीधे तरीके से बना सकते हैं, ये तो वितरण नियम था, इसको सीधे तरीके से आप आसानी से बना लीजिएगा। -3/5 इंटू 3/6 माइनस 4/12, ठीक है। बस आपके बुक में था तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, आप सीधे नियम से ही बनाइएगा। 3/5 इंटू 6 12 का एलसीएम लें, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं बोडमास के रूल के मुताबिक। 6 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 3 दूना 6 माइनस 4, ठीक है। -3/5 इंटू 6 में 4 गया 2/12, 3 दूना ऐसे ही काट दीजिए, यहाँ पर भी 2 कंदू 2 छक्के 12, तो -3 6 पंचे 30, और यहाँ पे भी तो कट रहा है, 3 एकन 3 3 दाही 30 बराबर -1/10। तो आंसर वही आएगा, -1/10 -1/10। ये था आपका बेसिक जो समाप्त हो गया। आइए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हमने क्रम विनिमय नियम में पढ़ा था कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या का क्रम बदल देने पर भी वो क्या रहते हैं, उसके आंसर समान रहते हैं। तो हम इसी थ्योरी का इस्तेमाल कर करके, इसी नियम के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 1 को बनाएंगे और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप इसके देखें कि 5/12 है यहाँ पे, और यहाँ पे 25/12 है। अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, और इन दोनों को अगर एक साथ किया जाए तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब इस तरह से भी देख सकते हैं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को एक साथ कर देते हैं और ये माइनस वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो देखिए 5/12 प्लस 25/12, ठीक है, प्लस -3/8 प्लस -7/16, ठीक है। तो 12 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 5 + 25, और इधर 8 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो 2 3 दूना 6 प्लस -7, ठीक है। आइए 25 5 30/12 प्लस, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस 7 6 13 माइनस 13/16, ठीक है। तो 30/12 प्लस माइनस माइनस 13/16। उसके बाद आप 12 और 16 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 48, ठीक है। 12 12 24 12 33 12 चौके 48, 4 तिया 12 120 माइनस 16 तिया 48 3 13 तिया 39, ठीक है। 10 में 9 गया 1, 11 में 3 गया 8, 81/48, ये कटने वाला है, 8 1 9 8 4 12, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 बचा 2 21 3 7
21, ठीक है। 27 तिया 81, 16 तिया 48 बराबर 27/16, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब आप जो है कि प्रश्न वाली 1.1 जो आपके बुक में है और जो कुछ उदाहरण है इधर, उनको भी करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं उसे एक बार बुक दिखा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन वो नोट कर लेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। तो कुल 7 क्वेश्चन है इस पेज में और कुछ क्वेश्चन इधर है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल। जी, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। पेज नंबर 20 और 19 इसमें आपको सवाल मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।